अब हम लोग नेक्स्ट मूव कर चुके हैं और आज का टॉपिक है मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट। मतलब जो भी आपने ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के अंतर्गत आपने पायरुवेट बना लिया था, तो अब इस पायरुवेट का क्या होने वाला है, क्या इसका फेट है, क्या इसकी किस्मत है, ये कहाँ कहाँ जा सकता है, ठीक, क्या क्या कर सकता है। तो एक बेस्ट आपको तो पता ही है क्योंकि उसका जिक्र बहुत बार हो रहा है कि अगर ऑक्सीजन उसको मिलता रहा तो वो बढ़ेगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की तरफ। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ कि वो प्रोसीड करेगा एसिटिल कोएंजाइम ए की तरह के फॉर्मेशन में। उसके बावजूद उसको फिर से चीज़ें क्लियर होती गई तो वो फिर क्या होगा, टीसीए रन करेगा और ईटीएस चलाएगा। तो यहाँ पे आपको एक अच्छे से रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि जो पायरुवेट है, दिस पायरुवेट कहाँ से बना, जो ग्लूकोज से पायरुवेट बना था। ठीक, अब यहाँ पे इस डायग्राम को अगर दिमाग में रख लेंगे तो एग्जाम्स में भी आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पायरुवेट है अगर उसको एरोबिक मेटाबॉलिज्म करना है, यानी एरोबिक मेटाबॉलिज्म वो कब करेगा, जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगा। तो यानी अगर ऑक्सीजन उसको मिल रहा है, ऐसी सेल में है जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो वो टीसीए साइकिल रन करेगा। टीसीए साइकिल में जब आएगा वो, तो वहाँ पे भी एनएडीएच का फॉर्मेशन होगा। टीसीए साइकिल आप अभी ऐसे समझ सकते हैं इजी फंड में कि जो टीसीए साइकिल है उसमें क्या बन रहे हैं, रिडक्टेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, कौन से रिडक्टेंट, एनएडीएच और एफएडीएच2, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गैदर करके कहाँ भेज रहे हैं, ईटीएस में भेज रहे हैं। ईटीएस में क्या अवेलेबल है, ईटीएस इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मान लेते हैं ये आउटर माइटोकॉन्ड्रिया, ये इनर माइटोकॉन्ड्रिया। तो थोड़ा हमने ऐसे रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की है। ये सारे कॉम्प्लेक्सेस ऐसे अरेंज्ड हैं। ईटीएस चलेगी जब, तो जो है ऑक्सीजन अवेलेबल है, एडीपी का इस्तेमाल करके आपको क्या, ऑक्सीजन तो वाटर में बदल जाएगा और एटीपी का खूब प्रोडक्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। कब मिलेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एरोबिक मेटाबॉलिज्म। और यहाँ पे आपने कहा, आप ये कह सकते हैं यहाँ पे तो हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। पर यहाँ हमने क्या लिख दिया है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसका मतलब क्या है, जब पायरुवेट से, यहाँ पे भी टीसीए में भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप होता है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 का निकलना। तो पायरुवेट जो है एक और स्टेप यहाँ पे ऐड कर देते हैं, एसिटिल कोएंजाइम ए, यहाँ पे भी तो CO2 निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर। अब दूसरी चीज है, अगर एनारोबिक है, हम लोग पहले थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, अगर एनारोबिक कंडीशन है यानी नहीं अवेलेबल है, तो अगर आप आरबीसी की बात कर रहे हैं, ठीक, आरबीसी की बात यहाँ पे, अब ऑक्सीजन के रेफरेंस में हम लोग आरबीसी की बात नहीं करते हैं। हम लोग की ये स्टेप चलाएगा, हम लोग आरबीसी के पास ऑक्सीजन तो होता है, क्यों यहाँ एनारोबिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस में आपको इसी तरीके से ट्विस्टिंग दी जा सकती है कि आरबीसी सेल के पास ऑक्सीजन होता है। कैसे होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है प्रोटीन, पर ऑक्सीजन यूज नहीं कर पाता है। जब ऑक्सीजन यूज नहीं कर पाता है, क्यों नहीं यूज कर पाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। इस वजह से देखिए ये यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, ऑक्सीजन तो है पर फिर भी ये एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं कर रहा है। ठीक, तो आरबीसी सेल्स क्या बना सकती हैं, लैक्टेट, जो अभी हम लोगों ने देखा भी कि भाई अगर ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे तो वहाँ पे आरबीसी में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस चल रही है तो लैक्टेट बनेगा। और इस तरीके का मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा कि भाई कोई दिक्कत ना हो इस ग्लाइकोलिसिस को रन होने में, तो एनएडीएच को ही रिसाइकिल कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि भाई आप यहाँ से एक और चीज़ निकाल सकते हैं कि अगर किसी सेल में ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है और पायरुवेट से लैक्टेट नहीं, पायरुवेट से टीसीए साइकिल
साइकिल में एंट्री हो रही है। तो अब यहाँ पे भी वही लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं कि पायरुवेट जो है टीसीए साइकिल में ये जो चला रहा है या टीसीए साइकिल ऑन हो रही है वो क्यों हो रही है। देखिए टीसीए साइकिल का भी दो मकसद हो गया। क्या मकसद हो गया? NAD प्लस को का फॉर्मेशन, क्योंकि NAD प्लस बनते रहना चाहिए। क्यों बनते रहना चाहिए? क्योंकि NAD प्लस फिर वापस यहाँ पे जाएगा ना, उसको ज़रूरत है। और या ग्लाइकोलिसिस की बात नहीं कर रहे तो आप यहाँ पे देखिए कि जब NADH इसका भी ग्लाइकोलिसिस में जो बन रहा है वो भी NADH ETS में ही इन्वॉल्व होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि NADH और NAD प्लस का रेशियो जो है वो सेल में बराबर मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ तो NAD प्लस का किया जाए, क्योंकि अगर NAD प्लस यहाँ अवेलेबल नहीं होगा तो ग्लाइकोलिसिस नहीं चलेगी। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक्स इस्तेमाल की जा रही है। दूसरा केस हो क्या हो गया? तीसरा, एक्सरसाइजिंग मसल्स में अगर मसल्स एक्सरसाइज हो रही है, स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस केस में भी क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो उसकी डिमांड बढ़ सकती है। तो उस केस में भी उन वैसी सेल्स में भी लैक्टेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, पायरुवेट जो है वो ईस्ट सेल्स में क्या हो सकता है, इथेनॉल का फॉर्मेशन कर सकता है। सो दिस इज द थिंग कि आपके पास यहाँ पे क्या क्या मिल गया, ईस्ट सेल्स मिल गया, रेड ब्लड सेल्स मिल गई, एक्सरसाइजिंग मसल्स मिल गया, और आपको मिल गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यानी वो सेल्स जिनमें कि एरोबिक मेटाबॉलिज्म होगा। तो इस तरीके से जो पायरुवेट है वो 4 जगह यूज हो सकता है। ठीक है, तो जल्दी से अगर हम लोग बात करें कि अगर एरोबिक कंडीशन है, हम लोग देख चुके ग्लूकोज जो है वो क्या बनाएगा, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। फिर अगर अगला स्टेप ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो एसिटिल कोएंजाइम एरोबिक कंडीशन की, इसीलिए यहाँ पे मेंशन क्या किया गया है, एरोबिक कंडीशन है। तो वो सीधा रास्ता अपनाते हुए क्या करेगा, फिर TCA में एंटर किया और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक, तो इस तरीके से पायरुवेट जो है वो आगे बढ़ जाएगा और ATP का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट क्या है, सेकंड जो है एनारोबिक कंडीशंस हैं। एनारोबिक कंडीशन यहाँ पे वही दी गई है कि अगर कुछ ऐसी कंडीशन आ गई, एनारोबिक कंडीशन जैसे हम लोगों ने मेंशन किया, कौन कौन सी, मसल सेल्स और RBC का केस जो है, मसल सेल्स और RBC। तो अचानक अगर मसल सेल्स है आपकी, अचानक अगर ऑक्सीजन कम होने लगा तो ETS बंद हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज्यूम का ETS बंद हो गया, TCA बंद हो जाएगा। तो जो पायरुवेट है वो एसिटिल कोएंजाइम A में अब नहीं बदलेगा, पायरुवेट जो है वो क्या करने लगेगा, लैक्टेट का फॉर्मेशन करने लगेगा मसल सेल्स में। तो यहाँ पे वही रिएक्शंस दिखाया गया है कि ग्लूकोज जब टूट रहा होता है पायरुवेट में, यहाँ पे रिएक्शन को बता रहे हैं, ग्लूकोज जब पायरुवेट में टूट रहा होता है तो रिएक्शन 6 में NADH जो बनता है उसको ये ग्लाइकोलिसिस कम से कम ना रुके और उस मसल सेल को लगभग ग्लाइकोलिसिस से ही कुछ ATP मिलता रहे, तो उसके लिए क्या हो रहा है, NADH को रीऑक्सीडाइज करने की कोशिश करी जा रही है कि रिएक्शन 6 जो है वो रुके नहीं। ठीक, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लैक्टेट का फॉर्मेशन होने लग रहा है। क्यों? क्योंकि कंडीशन एरोबिक हो गई है, एनारोबिक हो गई है। क्यों एनारोबिक हो गई है? क्योंकि आप दौड़ रहे हैं। जैसे ही आप दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी इतना ज़्यादा कंजम्प करने लगती है कि धीरे धीरे मसल सेल्स में क्या हो जाने लगता है, एनारोबिक कंडीशन आने लगती है। तो वो क्रेब साइकिल वगैरह को तो स्टॉप कर देती है, पर दूसरी तरफ लैक्टेट का फॉर्मेशन करने लगती है। तो ये तो हो गया मसल सेल्स में कुछ देर ही ये प्रक्रिया चलेगी। तो जब तक आप दौड़ रहे हैं तो हो सकता है ये केस चल रहा हो, पर जैसे ही आप रुकेंगे तो आप नोटिस क्या करेंगे, जैसे ही आप रुकते हैं बहुत ज़्यादा जो है अमाउंट में ऑक्सीजन को लेना शुरू करते हैं, हांफते हैं। तो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं तो उसका मकसद क्या होता है कि जल्दी से ये प्रोसेस बंद हो जाए और क्या हो जाए, क्रेब साइकिल शुरू हो जाए और आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन उसी के लिए आप बहुत तेज़ी से लेना शुरू कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे जब ऑक्सीजन आपका अवेलेबल हो जाता है तो ETS फिर नॉर्मली रन होती है, फिर आपका ये स्टेप बंद हो जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं मसल सेल्स में ये एक इमरजेंसी स्टेप लगा दिया गया है। ठीक, पर RBC में ये चीज़ तो हमेशा चल रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो वहाँ पे ये एनारोबिक कंडीशन स्टिल चलती है और लैक्टेट का फॉर्मेशन होता रहता है। जो तीसरा फेट हम लोगों ने देखा, ईस्ट में देखा, ईस्ट में हम लोगों के क्या हो जाता है, ईस्ट में क्या हो जाता है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है।
तो वहाँ पे अगर बात कर ले आप लोग, थोड़ा आपको स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। तो इफ़ सपोज दिस इज़ व्हाट आई होप आप लोगों को अब चीज़ें जो हैं क्लियर भी हो रही होंगी और आप स्ट्रक्चर्स भी याद कर रहे होंगे। ठीक, तो नाउ दिस इज एंजाइम्स आपको याद होने चाहिए कि तुरंत ईस्ट में, वैसे हम लोग क्या कहते हैं कि ईस्ट सेल में एनारोबिक कंडीशन में जो पायरुवेट है वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाने का मतलब क्या है, ये 2 स्टेप प्रोसेस है, ये याद रखना है। यहाँ पे एक पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज काम करता है और दूसरा क्या काम करता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, रिक्वायरमेंट होती है TPP Mg2+, ये सब कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है और डीकार्बोक्सिलेशन होता है, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, और ये आपका क्या बन गया, इथेनॉल। तो नेक्स्ट स्टेप में एक्चुअली में क्या हो रहा है, NADH ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे भी केस क्या हो गया, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस चल रही थी, पर ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पायरुवेट बना वो पायरुवेट लैक्टेट नहीं बना रहा है, वो क्या बना रहा है, फर्मेंट होने के बाद PDH और ADH एंजाइम्स की प्रेजेंस में वो इथेनॉल बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी कोशिश की जा रही है कि एटलीस्ट ग्लाइकोलिसिस ऐसे ऑर्गेनिज्म में चलती रहे। तो इसके लिए किया गया कि NADH को रिसाइकिल, NAD+ को रिसाइकिल करना बहुत ज़रूरी है ना, यही किया गया। तो इथेनॉल जब प्रोड्यूस हो रहा है तो हो क्या रहा है, NADH ऑक्सीडाइज हो रहा है और पायरुवेट रिड्यूस होके इथेनॉल बना रहा है। पर ये चल क्यों रहा है ये प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस चल के एटलीस्ट 2 ATP दे। फंडामेंटल, चाहे वो RBC हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे मसल सेल हो, तीनों में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई किया गया है, एटलीस्ट ग्लाइकोलिसिस चलाकर 2 ATP की व्यवस्था कर दी जाए ताकि वो ऑर्गेनिज्म या वो सेल सरवाइव करे। ओके, ठीक। तीसरा जो है जैसे पायरुवेट और लैक्टेट क्या है, वो 3 कार्बन कंपोनेंट है। पायरुवेट और लैक्टेट दे कैन बी यूटिलाइज्ड, यानी अभी हम लोग पायरुवेट की बात कर रहे हैं कि पायरुवेट कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। तो पायरुवेट का चौथा वे ये हो सकता है कि पायरुवेट जो है वो ग्लूको का फॉर्मेशन करने लगे, और ये जब प्रोसेस होता है तो ये ऑपोजिट ऑफ ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन है, और यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे। तो ये इस पाथवे में पार्टिसिपेट करके वो भी कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट एक चीज़ और हम लोग रैप अप कर सकते हैं, जहाँ पे अगर मान लीजिए ऑप्शन दें कि कौन सा एंजाइम जो है वो इसमें काम नहीं करेगा फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ पायरुवेट, तो थोड़ा एंजाइम को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं तो थोड़ा क्लैरिटी और हो जाएगी। तो सेंट्रलाइज हम लोग लिखते हैं पायरुवेट। तो पायरुवेट लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, तो ये रिवर्सिबल स्टेप हो सकता है यहाँ पर, और जो पायरुवेट जो है इंटरकन्वर्ट उसको कौन कर सकता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज किस में, लैक्टेट बना सकता है। तो पायरुवेट लैक्टेट बन सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आगे स्टेप कंडक्ट करे और क्या बनाए, एसिटिल कोएंजाइम A बना सकता है। दूसरी चीज़ क्या देखी हम लोगों ने कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि पायरुवेट जो है वो इस तरीके से ऑक्सैलो एसीटेट फॉर्म करते हुए क्या स्टेप कंडक्ट कर सकता है, ये कंडक्ट कर सकता है ग्लूकोज। मतलब कहने का सेंस ये जो पाथवे आपको दिखाया गया ये क्या है, ये एक्चुअली में ग्लूकोनियोजेनेसिस है। दिस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में पायरुवेट जो है पहले किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सैलो एसीटेट में। तो यहाँ पे ये थोड़ी बताने की कोशिश की गई है कि आपको कंपोनेंट भी पता रहे। ठीक, सॉरी ग्लूकोज यहाँ लिख देते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस से क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो
पायरुवेट जो है एक अमीनो ग्रुप उस पर लग जाए तो वो क्या बन सकता है, अगर याद हो आप लोगों को, वो बन सकता है एलेनिन। ठीक है, और ये तो सिंपल ग्लाइकोलिसिस है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टेप कौन सा है, ग्लाइकोलिसिस है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखिए, अब एंजाइम को याद रखना है हम लोगों को, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि एकदम अच्छे से आप उसको कोशिश करिए कि याद रहे। यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, यहाँ पे लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज है। यहाँ पे पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए कौन बनाता है, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज बनाता है। ठीक है, और पायरुवेट से ऑक्सैलोएसीटेट और ग्लूकोनियोजेनेसिस में वो फिर एंजाइम्स जो आएंगे वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बट फॉर नाउ आप क्या याद रख सकते हैं, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, और ये जो एंजाइम है वो फिर आगे बढ़ाएगा, मदद करेगा ग्लूकोज बनाने के लिए। एलेनिन में ये जब कन्वर्ट होता है तो कौन सा एंजाइम है, ऑब्वियस सी बात है कोई ट्रांस एमिनेज एंजाइम होगा या एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम इन्वॉल्व हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हमें ये याद में रखना है। और आप ऐड ऑन करना चाहें कि अगर कोई सेल जो है वो ईस्ट सेल्स हैं, ईस्ट सेल की बात करना चाहें तो आप क्या ऐड कर सकते हैं, फिर आप ऐड कर सकते हैं PDH और अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, और वो क्या बना सकता है, इथेनॉल। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको पाथवेज पे क्या हो जाएगा, पूरा होल्ड हो जाएगा। तो अब हम लोग इस सभी, क्योंकि ये हम लोगों ने एक तरह से समझ लिया है कि कैसे ये वाला स्टेप हो रहा है, ये हम लोगों ने देख लिया है। ठीक, अब हम लोगों को एक्चुअली में क्या देखना है, हम लोगों को RBC की भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यानी हम लोगों को ये भी हम लोग का हो गया, और हम लोगों का ये स्टेप भी कि लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज का क्या रोल है ये भी हो गया। बट अब हम लोगों को कहाँ मूव करना है, हम लोगों को आगे मूव करना है, यानी पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए करना है। तो पायरुवेट का फॉर्मेशन एसिटिल कोएंजाइम ए में, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। ठीक, तो इसमें हो क्या रहा है, लेट्स सी। तो पायरुवेट से जब जुड़ता है, इस प्रोसेस में जुड़ता है, एक ऐड होता है कोएंजाइम ए, और NAD+ जो है वो रिड्यूस होता है। ठीक है, तो जो इन्वॉल्व हो रहे हैं मैंने ऊपर लिखा है, जो रिलीज हो रहे हैं, यानी कि इस प्रोसेस में CO2 जो है वो रिलीज हो रहा है, और तो एक तरह से बाय प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन हो गया, और NAD+ से क्या बनेगा, NADH। तो आपके दिमाग में क्या क्लैरिटी होनी चाहिए कि जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में आपको दिख रहा था, वैसे ही यहाँ पे NADH का फॉर्मेशन होगा। तो ये भी NADH फिर फर्दर कहाँ जाएगा, ETS में जाके ATP देगा। क्लियर, तो यहाँ पे आप क्या सोच सकते हैं, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल की बात हो रही है, 2। ठीक, बट नॉर्मली हम लोग रिएक्शन क्या लिख देते हैं, पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए का बनना, बट दिमाग में क्या रखना है कि ग्लूकोज, अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ पायरुवेट से ही। ये पर दिमाग में ये जरूर रहना है कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज तो हमें 2 की पायरुवेट की बात करनी होगी। फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये हमारा पास प्रोडक्ट क्या आया, एसिटिल कोएंजाइम ए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम लोगों को देखने को जो मिलेगी वो है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का रोल और मैकेनिज्म। पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है ये एक बहुत बड़ी मल्टीमेरिक प्रोटीन होती है। मल्टीमेरिक अगर हमने बोल दिया, यानी कि ये कहीं ना कहीं एलोस्टेरिक कंपोनेंट दिखाएगी, एलोस्टेरिक रोल दिखाएगी, तो यानी एलोस्टेरिक कंट्रोल मैकेनिज्म दिखाएगी, यानी इसके खुद के भी फिर क्या होंगे, कुछ मॉड्यूलेटर्स होंगे। ये मॉड्यूलेटर्स एक्टिवेटर या इनहिबिटर की तरह काम करेंगे। तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे भी एक पावरफुल कंट्रोल मैकेनिज्म जनरेट हो रहा है कि पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए बनाना है या नहीं बनाना है, या है ना, स्टॉप करना है इस प्रोसेस को या ऑन रखना है। तो इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी प्रोटीन आपके सामने एक और आ गई। तो जहाँ पे भी रेगुलेटरी प्रोटीन की बात आएगी तो आपके लिए वो एंजाइम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग तो ऐसे ही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसी को अभी अगर समझ लें तो हमारे पास क्या हो गया, या अब ध्यान में रखना है कि
जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है वो 3 मेन एंजाइम्स की बनी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं E1, E2 एंड E3। ठीक है, तो ये जो E1, E2, E3 एंजाइम्स है, यही मतलब सब यूनिट्स हैं, इन्हीं ये कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, पीडीएच कॉम्प्लेक्स। एंड इम्पॉर्टेंटली जो कि आप जानते हैं कि एंजाइम्स के पास, एंजाइम को कभी कभी काम करने के लिए कुछ अलग से कोफैक्टर्स या कोएंजाइम्स की ज़रूरत होती है। तो पहले इनका हम लोग नाम जान लेते हैं। इस एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि पूरा एंजाइम का ही जो नाम दिया गया है वो एंजाइम पहले एंजाइम का जो नाम है उसी के बेसिस पे दिया गया है। दूसरे एंजाइम का नाम है डाईहाइड्रो लिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए अनडाउटेडली। फिर ये है डाईहाइड्रो, सेम स्पेलिंग रहेगी, डाईहाइड्रो लिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। अब हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि इसके पास जो कोएंजाइम होता है, इसके पास कोएंजाइम होता है थियामीन पायरोफॉस्फेट। और क्या रखना है, कोएंजाइम जो होते हैं या तो वो टाइटली अटैच होते हैं या तो लूजली अटैच होते हैं। तो थियामीन पायरोफॉस्फेट जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, वो टाइटली अटैच होते हैं। तो TPP1 जो है वो E1 से टाइटली अटैच होता है और फंक्शन में हेल्प करता है। ठीक, दूसरी चीज क्या है कि E1 का जो रोल होता है वो क्या होता है, वो एल्डिहाइड ट्रांसफर करने में मदद करता है। रिएक्शन जब करता है तो वो एल्डिहाइड ग्रुप को ट्रांसफर करने में मदद करता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर इसको आपको याद रखना है कि इसमें E2 में 2 कोएंजाइम कंपोनेंट होते हैं या 2 कोफैक्टर कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है कोएंजाइम A। तो जो कोएंजाइम A है वो लूजली बाउंड होता है, को सबस्ट्रेट होता है। और दूसरा होता है लिपोएमाइड, ये जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। तो तुरंत समझ में आ गया होगा कि ये टाइटली बाउंड होता है। ठीक, अब दूसरी चीज और क्या ध्यान में रखनी है, और ध्यान में क्या रखनी है, चलिए पहले तो हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट, E3 के पास कौन कौन से होते हैं, FAD होता है, NAD+ होता है। तो ये पता भी होगा FAD क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, यानी टाइटली अटैच होता है अपने एंजाइम से। और NAD जो है वो को सबस्ट्रेट होते हैं। ठीक, अब सबसे बड़ी बात, आपको ये बिल्कुल एंजाइम के तीनों नाम याद होने चाहिए, आपको उनके कोएंजाइम याद होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर रैंडमली पूछ लिया जाए कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में कितने प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, तो कितने होते हैं, 1, 2, 3 ग्रुप नहीं, प्रोस्थेटिक कोफैक्टर्स। ठीक, को सबस्ट्रेट कितने हैं, तो कुछ घूम घूम के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये 2 को सबस्ट्रेट हैं। जो 2 को सबस्ट्रेट हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, प्रोस्थेटिक तीनों के ही पास हैं। पर कौन से प्रोस्थेटिक हैं, तो ये सब आपको पहला तो ऑब्जेक्टिव आपका यही है, हर एंजाइम के पास कौन सा कोफैक्टर है वो याद होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इनके रिलेशन से कि इनका विटामिन सोर्स क्या है। तो यहाँ पे थियामीन पायरोफॉस्फेट के लिए क्या चीज हो जाएगा, इसका जो इम्पोर्टेंट विटामिन सोर्स होगा वो होगा थियामीन B1। ठीक है, थियामीन भी याद रखिए। ठीक है, इसके लिए जो सोर्स है वो क्या है, पैंटोथेनिक एसिड या B5 एंजाइम A के लिए। दिस इज नॉट डाइटरी। तो फिर FAD के लिए क्या है, राइबोफ्लेविन B2, राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट राइबोफ्लेविन, और इसके लिए क्या है, नियासिन मीन्स B3। ओके, तो ये भी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए, समझ के एकदम पूरी चीज़ को ध्यान से। ठीक, तो ये हो गए इनके कंपोनेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से जो इनका मैकेनिज्म है वो काम करता है। ओके, तो अभी अगर आप यहाँ पे देखें कि पहले पायरुवेट बना लिया जाए, पायरुवेट, तो CH3 C डबल बॉन्ड O COO माइनस। ठीक, उसके बाद ये जो है कंपोनेंट
ये है एंजाइम E1। और E1 एंजाइम में हम लोगों ने क्या बात किया, ये जो E1 एंजाइम है उसके पास क्या रहता है, उसके पास रहता है उसके पास रहता है थियामीन पायरोफॉस्फेट, TPP। अब ये जो थियामीन पायरोफॉस्फेट है, तो ये पहली तो बात ये समझिए कि ये जो E1 एंजाइम है उसने पायरवेट को लिया, पायरवेट से क्या हुआ, उसने CO2 को रिलीज कर दिया, यानी डी कार्बोक्सिलेशन स्टेप किया इसने। E1 एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग CO2, देयरफॉर इट इज कैरिंग अ डी कार्बोक्सिलेशन स्टेप। और उसके बाद ये जो 2 यूनिट बने, इस 2 यूनिट से इसने TPP को अटैच कर दिया। तो लेट मी राइट दिस वे, तो इसने क्या किया, CH3COH और किसको अटैच कर दिया, थियामीन पायरोफॉस्फेट को अटैच कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो एक रिली E1 ने इसको लिया, पायरवेट को पकड़ा, पायरवेट से CO2 रिलीज कर दिया, और जो बाकी का जो ये बचा वो क्या हो गया, थियामीन से पायरोफॉस्फेट से अटैच कर दिया। अब आप देखिए ये जो कंपोनेंट है इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी इथाइल। दिस इज व्हाट, हाइड्रोक्सी इथाइल। तो किससे अटैच हुआ है, किससे अटैच हुआ है, हाइड्रोक्सी इथाइल TPP बन गया आपका, ये बोल सकते हैं, या पूरे को आप क्या बोल सकते हैं, एसिटॉल। ये कॉम्प्लेक्स क्या बन गया है, एसिटॉल TPP E1। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि E1 के साथ जो TPP को फैक्टर है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, तो E1 भी जुड़ा हुआ है, और ये पूरा जो कंपोनेंट है E1C3COH TPP, इस तरीके से ये पूरा जुड़ कॉम्प्लेक्स ऐसे बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा कि नेक्स्ट इतना स्टेप हुआ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो ऑक्सीडाइज लिपोएमाइड पहले हम लोग बनाते हैं, ऑक्सीडाइज लिपोएमाइड, तो ये कुछ इस तरीके का होता है। यानी लिपोएमाइड जो होता है वो मान लेते हैं इसके इस तरह से हम चेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज अ चेन, और ये जो चेन है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड में कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। तो ऑक्सीडाइज लिपोएमाइड हम क्यों कह रहे हैं, ऑक्सीडाइज क्योंकि ये H नहीं है इसके पास, तो ऑक्सीडाइज लिपोएमाइड, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। अब ये जो है E2 एंजाइम, ये जो स्टेप सेकेंड है, इसमें क्या हुआ, जो E2 एंजाइम क्या था, डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, इसने क्या किया है कि जो एसिटॉल यूनिट था TPP में वो लिपोएमाइड को दे दिया, किस लिपोएमाइड को, ऑक्सीडाइज्ड लिपोएमाइड को दे दिया, राइट। ये जो इसके पास चेन थी TPP के पास, ये चेन अब इसको दे दी जाएगी। तो ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है E2 एंजाइम। तो E2 एंजाइम का रोल क्या हो गया, E2 एंजाइम ने इस कंपोनेंट को पकड़ा, मींस इसको लिया और इसको ट्रांसफर कर दिया। तो जब इसको ट्रांसफर करेगा एंजाइम, तो हमें अब स्ट्रक्चर कुछ कैसे दिखने लगेगा, CH3 दिस वे एंड सल्फर कंपोनेंट, इस तरीके से। ठीक है, तो यानी ये जो चेन है वो ये वाला जो कंपोनेंट था पूरा एसिटॉल यूनिट, दिस इज व्हाट, दिस इज एसिटॉल यूनिट इज ट्रांसफर्ड टू ऑक्सीडाइज्ड लिपोएमाइड बाय द एंजाइम E2। ये इस स्टेप में हुआ। ठीक, अब दूसरी चीज क्या है कि अभी E2 ही एंजाइम क्या करेगा, अभी E2 एंजाइम क्या करेगा कि E2 एंजाइम इस लिपोमाइड को रिड्यूस कर देगा। क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। और पर ये रिडक्शन प्रोसेस जब होगा, देख रहे SH हो गया, अब जब ये रिडक्शन प्रोसेस होगा तो इस रिडक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया में कौन इन्वॉल्व हो रहा है, ये साथ साथ में एक और मैकेनिज्म कंडक्ट कर देगा कि ये कोएंजाइम A यूनिट को अटैच कर देगा इस एसिटाइल यूनिट से, कोएंजाइम A को अटैच कर देगा। तो हम लोगों का जो ये CH3COS कोएंजाइम A, इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा। कोएंजाइम A को मैं इसी से लिख देती हूँ ग्रीन से, तो ये अटैच हो गया। तो ये आपका क्या बन गया, एसिटिल कोएंजाइम A।
तो आप देख रहे होंगे ये जो यूनिट था, तो पहले क्या हुआ, E2 ने क्या किया कि ऑक्सीडाइज लिपोएमाइड से इस यूनिट को अटैच कर दिया। जब ये अटैच हुआ तो इस तरीके का ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या होगा कि E2 ही क्या कर रहा है, कोएंजाइम ए को ले रहा है और एसिटिल ग्रुप ऐड कर दे रहा है। तो जब ये ऐड कर रहा है तो इस प्रोसेस में ये जो लिपोएमाइड था ये कंप्लीटली इस रेड्यूस फॉर्म में आ जा रहा है। तो अब आप लॉजिक समझ सकते हैं, ये आपको ये प्रोडक्ट तो मिल गया, पर अब इस प्रोसेस को चलने के लिए आपका ये एक तरह से मेन प्रोडक्ट हो गया, ठीक। और अब आपको आगे चलने के लिए, साइकिल को फिर से चलने के लिए या E1 और E2 को फिर से काम करने के लिए आपको ऑक्सीडाइज लिपोएमाइड बनाना पड़ेगा। मतलब इस रेड्यूस्ड लिपोएमाइड को ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर से पायरुवेट कोई आएगा और फिर से आपका हाइड्रोक्सिल इथाइल TPP बनेगा, तो ऑक्सीडाइज लिपोएमाइड की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि E2 का काम ही क्या है कि ऑक्सीडाइज लिपोएमाइड में इस यूनिट को ट्रांसफर करना। तो फिर से आपको ऑक्सीडाइज लिपोएमाइड में इस रेड्यूस लिपोएमाइड को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको कन्वर्ट ये कैसे करेगा, ये कन्वर्ट करता है E3 एंजाइम। तो ये E3 एंजाइम कन्वर्ट करता है दिस वे, E3 एंजाइम FAD, मैं FADH2 ही लिख दे रही हूँ, ठीक। तो कहने का सेंस ये है कि ये रेड्यूस फॉर्म है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसको दे दिया, FAD को दे दिया, FAD को दे दिया, ठीक है। तो FAD क्या बन गया, FADH2 बन गया, ठीक। और जब इसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिलीज कर दिया, यानी 2 हाइड्रोजन रिलीज कर दिए, देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं, कौन ले रहा है, FADH2। तो यानी ये जो लिपोएमाइड है वो ऑक्सीडाइज हो गया अब कंप्लीटली। तो ये रेड्यूस्ड लिपोएमाइड ऑक्सीडाइज लिपोएमाइड में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया, बदल गया। और इसका जो हाइड्रोजन एलिमेंट कौन एक्सेप्ट कर लिया, हाइड्रोजन एलिमेंट बोलिए या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो कहने का सेंस क्या है, इस प्रोसेस में E3 एक तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कंडक्ट कर रहा है, जिसमें लिपोएमाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है और FAD रिड्यूस हो रहा है। जब FAD रिड्यूस हो जाता है तो E3 नेक्स्ट स्टेप क्या करता है कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे, ठीक है, इसके पास जो आया, ये फिर से NAD+ को ट्रांसफर कर देता है, ये फिर से NAD+ को ट्रांसफर कर देता है। और NAD+ फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, NAD। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन करेगा तो क्या बनेगा, NADH+ बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि पहला this one is the first step. Which is the first step? This formation of CO2 and formation of this CH3COH TPP. This is the first step. The second step is the transference of, second step को मैं इससे second step क्या है, transference of this unit to this। तो ये हो गया formation of this, ये हो गया second step। और इसी सेकेंड स्टेप में सेकेंड स्टेप हो गया थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक। तो सेकेंड एंड आई एम राइटिंग दिस वे, तो दिस इज फर्स्ट स्टेप में E1 पार्टिसिपेशन किया। सेकेंड स्टेप कौन कौन से है, ये है। तो सेकेंड और थर्ड स्टेप कौन गवर्न कर रहा है, E2 एंजाइम, ठीक। फिर जो है फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, जो कि E3 एंजाइम कर रहा है। फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ FADH2 एंड फिफ्थ स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ NADH। या आप क्या बोल सकते हैं, फोर्थ स्टेप क्या है आपका, कि फोर्थ स्टेप में रिडक्शन हुआ FAD का और फिफ्थ स्टेप में रिडक्शन हुआ NAD+ का। तो ये आपके 5 स्टेप में कुछ इस प्रकार से रिएक्शंस हो रहे हैं। किसकी मदद से, आपने सभी को देख लिया है, आपने देखा। मैं इससे डिनोट कर देती हूँ, ये आपका क्या है, ये E1 का कोएंजाइम है TPP, E2 का कोएंजाइम क्या है, लिपोएमाइड था, और कौन सा था, कोएंजाइम A था, ठीक। उसके बाद जो आपका था FAD था, FAD एक कोएंजाइम था E3 और NAD एक कोएंजाइम था इसमें। तो आप मैच कर सकते हैं,
ठीक, तो E1 का रोल आपको पता चला, E2 का रोल पता, E3 के पास FAD और NAD थे यहाँ पे यूज हुए। कोएंजाइम में लिपोइमाइड E2 यूज कर रहा है, और इस तरीके से आपने इस मैकेनिज्म को देखा और समझा। तो आपने ये भी देख लिया, सब आप देख सकते हैं कि देखिए कोएंजाइम ए क्या है, को सबस्ट्रेट है, वो जुड़ा और फिर उसने पार्टिसिपेशन किया इससे, पर लिपोएमाइड प्रोस्थेटिक है, लिपोएमाइड E2 से हमेशा अटैच होता है। तो देखिए लिपोएमाइड क्या हो रहा है, E2 में ही अपना कन्फर्मेशन को बस चेंज करते हुए यहाँ सर्कल कर रहा है। FAD क्या है, अटैच रहता है, और NADH फॉर्मेशन हो गया, अब ये को सबस्ट्रेट है, ये चला जाएगा ETS में। तो इस तरीके से आप सभी चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात कर लेते हैं कि भाई एनर्जी यील्ड कितनी होगी। तो यहाँ पे हमें दिख चुका है कि ओके पायरुवेट है, और पायरुवेट जो है इस एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए, रिलीज ऑफ CO2, और क्या था NAD प्लस का इन्वॉल्वमेंट। और हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस NADH प्लस, फाइनली हमें यही मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, CO2। तो आप मैकेनिज्म में भी कर सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में आपको पहला प्रोडक्ट मिल गया, एक तरह से CO2 रिलीज हो रहा है, फिर E1 ने ये दिया, E2 ने क्या प्रोडक्ट दिया, एसिटिल कोएंजाइम। देखिए ये भी एक अच्छी चीज़ सामने आ रही है कि E2 ने क्या प्रोडक्ट दिया, एसिटिल कोएंजाइम ए, और इसने क्या प्रोडक्ट दिया, फाइनली NADH E3 ने। ठीक है, तो आपके सामने ये चीज़ इस रिएक्शन में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो देखिए ये जो NADH मिला, तो अगर आप दो पायरुवेट मॉलिक्यूल की बात करेंगे, क्योंकि ग्लूकोज से जब ग्लाइकोलाइसिस हुआ तो दो मॉलिक्यूल आए पायरुवेट के, तो दो एसिटिल कोएंजाइम ए की बात करेंगे, फिर दो NADH की बात करेंगे। ये जो NADH है ऑब्वियसली कहाँ पे जाएगा, ETS में जाएगा, और ETS में जाके ये लगभग कितने ATP प्रोड्यूस कर सकता है, अगर वन NADH जो है वो 2.5, तो 2 NADH कितना हो सकता है, 2.5। और ध्यान में क्या रखने वाली बात है, 2 CO2। तो अगर 1 पायरुवेट का पूछेगा तो आप उस हिसाब से बताएंगे, 2 का पूछेगा तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो ये ध्यान में रहने वाली बात है। ओके, और एक और चीज़ है जो थोड़ा सा हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए था कि एक्चुअली जो पायरुवेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होने के लिए, पायरुवेट का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होने के लिए पायरुवेट को कहाँ आना पड़ेगा, आगे ही बना देते हो, साइटोप्लाज्म सेल है, राइट, उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस चली, ग्लूकोज से फिर पायरुवेट बना, और ये पायरुवेट जो है कहाँ एंट्री कर रहा है, क्योंकि हम लोग ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री कर रहा है, पर एक्चुअली में क्या होता है कि इसको एंट्री करने के लिए एक सिम्पोर्टर की ज़रूरत होती है, जिसका नाम है पायरुवेट प्रोटॉन आयन सिम्पोर्टर। तो ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट इस्तेमाल करके ये पायरुवेट जो है ऐसे अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद वही पायरुवेट एंड एसिटिल कोएंजाइम ए, इस सब का फॉर्मेशन जो और मैकेनिज्म हमने देखा वो है। तो ये बात को ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि ये एलोस्टेरिक एंजाइम है तो हम लोगों को फिर क्या चर्चा करनी होगी, हम लोग को बात करनी होगी रेगुलेशन ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो जो ये जो रेगुलेशन है वो दो तरीके से हो सकते हैं। ठीक, एक क्या हो गया, एक तो होगा एलोस्टेरिक। तो एलोस्टेरिक जैसे ही वर्ड बोला तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि हम लोग बात करेंगे मॉड्यूलेटर्स के बारे में। कौन से ऐसे मॉड्यूलेटर्स हैं, कुछ मॉड्यूलेटर्स ऐसे होंगे कि जो कि फंक्शन को स्टॉप करेंगे, दे विल टर्म एज इनहिबिटर्स, राइट, वो एंजाइम को ब्लॉक करेंगे उसके फंक्शन को। एक दूसरे होंगे जो कहलाएंगे एक्टिवेटर, जो कि एक्टिवेट करेंगे। तो इसके पास ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, तो अगर हम लोग इसी रिएक्शन में देखें तो सारे मॉड्यूलेटर्स और इनहिबिटर्स जो है वो मेंशन किए हुए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो अब आप सिंपल सी लॉजिक क्या लगा सकते हैं कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के लिए
सबसे पहली बात है जो भी इनके रॉ मटेरियल होंगे, तो रॉ मटेरियल क्या है, एएमपी। भाई पायरुवेट एसिटिल कोएंजाइम एक कब बनाएगा, जब उसको ईटीएस चलाना होगा। ईटीएस आप कब चलाएंगे, जब आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। एटीपी की रिक्वायरमेंट आप कब महसूस करेंगे, जब एटीपी ज़्यादा हो या कम हो, एटीपी कम हो। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एएमपी है, एएमपी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, एटीपी, भाई एटीपी का अमाउंट कम है। एएमपी ये हम लोग बात कर भी चुके हैं, एएमपी ज़्यादा होने का मतलब क्या हो, इंडिकेशन होता है एटीपी कम है। तो एटीपी को बढ़ाना मकसद है अगर, तो क्या होगा, एएमपी क्या करेगा, बताएगा कि कंसंट्रेशन मेरा ज़्यादा है, अब आपको एटीपी बनाना है, तो ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। अब बात आती है कोएंजाइम ए की। जो कोएंजाइम ए है, कोएंजाइम ए है वो भी क्या है, प्रोडक्ट है, एक तरह से क्या है, प्रोडक्ट है, सॉरी रॉ मटेरियल है, रॉ है। तो वो अगर अवेलेबल है तो पीडीएच जो है एक्टिव हो जाएगा। NAD प्लस और कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन भाई मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो कैल्शियम आयन की ज़रूरत होती है। तो यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन आप कब कर रहे हैं, जब आप कुछ काम कर रहे हैं, जब वो एक्टिविटी कर रहे हैं, उस दौरान कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब ही क्या होगा, पीडीएच को एक्टिव करना। क्यों, क्योंकि ईटीएस चलेगा तो एटीपी का फॉर्मेशन होगा जिसका आप इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ क्या आती है कि इन केस एटीपी बहुत ज़्यादा है, तो एटीपी अगर ज़्यादा है तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट डालेगा और बंद कर देगा। भाई आपको अभी ईटीएस चलाने की ज़रूरत नहीं है, यू आर इन अ वेरी रेस्टिंग फेज, यू आर नॉट वर्किंग एट ऑल, यू आर नॉट कंज्यूमिंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक, फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स ब्लॉक कर देते हैं। ठीक, तो ये सब NADH अगर ज़्यादा हो गया है और एक्यूमुलेट होना शुरू हो रहा है तो NADH क्या करेगा, नेगेटिवली रेगुलेट करेगा। एसिटिल कोएंजाइम ए ज़्यादा आपके एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अभी रोकना है, ईटीएस फिर उतना नहीं चलाना है, तो फिर उसको स्लो डाउन किया जाएगा। और एसिटिल कोएंजाइम में तब आप देख रहे हैं जितने प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, एटीपी भी तो एक तरह से प्रोडक्ट ही है, भले ही इसमें फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, पर NADH जो ये बना रहा है वो जाके एटीपी ही तो बनाएगा। ये जो है NADH, ये जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ये ईटीएस में जाके क्या बनाने वाला है, एटीपी ही तो देखिए एटीपी, फैटी एसिड, ये भी एक तरह का प्रोडक्ट क्यों हो गया, क्योंकि एसिटिल कोएंजाइम ए जब ज़्यादा होगा तो फैटी एसिड भी ज़्यादा होंगे। क्यों, फैटी एसिड्स क्या होती हैं, कार्बन हाइड्रोजन की लंबी लंबी चेन, तो वो बनती कैसे हैं, एसिटिल कोएंजाइम ए से ही। तो अगर फैटी एसिड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वो भी एक तरह का प्रोडक्ट हो गया और वो भी क्या करेगा, ब्लॉक करने में मदद करेगा। तो जितने आप देख रहे हैं यहाँ प्रोडक्ट्स हैं वो एक तरह से पीडीएच को ब्लॉक कर रहे हैं, और जितने भी यहाँ रॉ मटेरियल है वो क्या कर रहे हैं, वो अगर ज़्यादा है, रॉ मटेरियल ज़्यादा है तो फिर रिएक्शन चलेगा। तो ये आपने देखा एलोस्टेरिक फीडबैक इनहिबिशन। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है बाय कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। तो बाय कोवेलेंट मॉडिफिकेशन से हम लोगों का क्या मतलब होगा, ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही कोवेलेंट की बात आ गई तो हम लोग किसकी बात करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, आप यहाँ पे देखिए लॉजिक्स ये लगा सकते हैं कि जब हम लोग बात कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल ये ज़्यादा वो ज़्यादा, तो अब आप देखिए कोएंजाइम ए की बात करें तो अगर आप पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स में E1, E2, E3 तीन तरह के एंजाइम हैं, तो कोएंजाइम ए जो है वो कहाँ जाके एक्टिव करेगा, E2 को एक्टिव करेगा। वो किसका कोएंजाइम है, वो कोफैक्टर किसका है, वो है E2 का। NAD प्लस किसका है, कोफैक्टर E3 का, तो वो वहाँ पे जाके एक्टिवेट करेगा। तो आप इस तरीके से भी सब यूनिट्स के बिहाफ पे भी इसको समझ सकते हैं। तो कोवेलेंट में हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम लोग फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन की बात ले आते हैं। फॉस्फोराइलेशन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो अब आपको पता हो गया कौन सा एंजाइम होता है, काइनेज एंजाइम होता है। ठीक है, और जो डीफॉस्फोराइलेशन के लिए एंजाइम होता है वो कौन से एंजाइम होते हैं, फॉस्फेटेज एंजाइम होते हैं। तो ज़रूर पीडीएच भी कहीं ना कहीं, सपोज दिस इज पीडीएच, तो पीडीएच भी क्या होगा, या तो फॉस्फेट ग्रुप, अब ये आपको पता लगाना है, या तो फॉस्फेट ग्रुप लगने पर वो एक्टिव हो रहा होगा या इनएक्टिव हो रहा होगा। तो अब हम लोगों को ये पता लगाना है। तो अगर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, अगर इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया तो ये क्या होगा, इनएक्टिव होगा। पहले तो ये समझ लेना है।
ठीक, अगर फॉस्फेट ग्रुप नहीं लगा है तो वो OH इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो OH का मतलब क्या है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं लगा है। ठीक, तो कहने का सेंस क्या हो गया है कि अगर काइनेज एंजाइम एक्टिव होगा तो वो फॉस्फेट ग्रुप लगा के इसको इनएक्टिव करेगा, अगर फॉस्फेटेज एंजाइम एक्टिव होगा तो वो फॉस्फेट ग्रुप हटा के इसको इसमें कन्वर्ट करेगा। तो यानी ये PDH का एक्टिव स्टेट है और ये इनएक्टिव स्टेट है। तो मेजॉरिटी टाइम जब हम लोग फॉस्फोराइलेशन और डिफॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हार्मोनल रेगुलेशन की बात आ जाती है, सिंपल सी चीज। ठीक, और हार्मोनल रेगुलेशन की बात आती है तो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंसुलिन और ग्लूकेगॉन की बात होती है। अभी एग्जाम्स, अभी क्वेश्चन भी आपने देखा, तो जब उसकी बात होती है तब आप इसको बहुत आसानी से इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट कर सकते हैं वो अभी हम लोग देख रहे हैं। तो अब आप इस अगर उसको देखें तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें चीज़ों को रिलेट करना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हमने जो बताया था कि फॉस्फेट ग्रुप लगेगा तो वो क्या हो गया है, वो इनएक्टिव हो गया है। ठीक है, और अगर फॉस्फेट ग्रुप हटा देंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे दो कन्फर्मेशन है, तो जहाँ पे वो एक्टिव है आई एम इंडिकेटिंग इट इन ग्रीन और यहाँ पे इनएक्टिव है। ठीक, तो फॉस्फेट ग्रुप लग गया है क्योंकि, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो PDH काइनेज, तो ऐसा काइनेज एंजाइम जिसका काम क्या है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को पे फॉस्फेट ग्रुप लगाना। तो PDH काइनेज एंजाइम, तो जैसा हम लोगों ने अभी बात की थी, तो यहाँ पे आप नाम भी दे सकते हैं अब कि वो एंजाइम, वो काइनेज जो कि फॉस्फेट ग्रुप लगाएगा और इनएक्टिव करेगा उसको हम कहेंगे PDH काइनेज। और वो एंजाइम जो कि PDH पे, दिस इज PDH, ये याद रखना है, दिस इज PDH पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसका काम क्या है, एसिटिल कोएंजाइम A बनाना, कहाँ से, पायरुवेट से। तो और जो फॉस्फेट ग्रुप हटाएगा वो PDH होगा। ठीक, अब हम लोग जो अभी जो फिगर देख रहे हैं वो हमें किस तरीके से PDH काइनेज एक्टिव हो रहा है, यानी कौन सी ऐसी कंडीशन है कि PDH को एक्टिव किया गया। कोई ऐसी कंडीशन होगी ना कि ऐसा है कि PDH काइनेज तुम एक्टिव हो जाओ और PDH को बंद कर दो। अब देखिए क्या, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी को बहुत क्लियरली सुनिए, PDH एक्टिव होगा तो PDH काइनेज एक्टिव होगा तो PDH इनएक्टिव होगा। तो डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ये PDH किसकी बात हो रही है, ये PDH उसी की बात हो रही है जिससे आप पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम A बना रही हैं, उसकी बात हो रही है PDH। ठीक, और ये इसको इनएक्टिव कौन करेगा, इसको इनएक्टिव कर सकता है PDH काइनेज, वो एंजाइम जो कि PDH पे फॉस्फेट ग्रुप लगाता है। और इसको एक्टिव कौन कर सकता है, PDH फॉस्फेटेज जो कि फॉस्फेट ग्रुप हटा देगा। अब यही लॉजिक, ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी कि PDH काइनेज एक्टिव होगा, यहाँ ये डायग्राम इस बात को बता रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने आप को सोचना है। तो अब आप सोचें कि अब मैं स्टारवेशन कंडीशन में हूँ, मतलब लिया नहीं है कुछ, तो मेरी बॉडी पर जो पैनक्रियाटिक सेल्स हैं उसमें वो पैनक्रियाटिक सेल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगी, जो कि ग्लूकेगॉन रिलीज करेंगी। ये जो ग्लूकेगॉन है ये बॉडी में इसलिए रिलीज हो रहा है कि मेरे बॉडी में क्या हो गया है भाई, कम है। ठीक, अब दूसरी चीज ये ध्यान में रखना है, जब भी हम लोग अभी बात कर रहे हैं ये लीवर के कंसिडरेशन में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या बॉडी में आपके ब्लड शुगर लेवल जो है वो ड्रॉप कर रहा है, ग्लूकेगॉन रिलीज कर रहा है, तो क्या ग्लाइकोलिसिस, लीवर जो है ग्लाइकोलिसिस भी चलाएगी, लीवर जो है TCA ETS सब चलाएगी अपने इस्तेमाल के लिए, नहीं चलाएगी। उस केस में क्या करेगी कि ये एडिनाइल ग्लूकेगॉन हार्मोन बाइंड करेगा, एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिव होगा, ATP से साइक्लिक AMP का फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन काइनेज A एक्टिव होगा और ये प्रोटीन काइनेज A PDH काइनेज पर क्या लगा देगा, फॉस्फेट ग्रुप लगा देगा और इसको एक्टिव कर देगा। जैसे ही ये एंजाइम एक्टिव होगा ये जाके जो PDH है PDH पर फॉस्फेट ग्रुप लगाएगा, जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप लगाएगा PDH इनएक्टिव हो जाएगा। तो कौन सी कंडीशन हो गई, आपको लीवर ध्यान में रखना है, लीवर कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक,
क्यों ये बात फोकस में डाली जा रही है? क्योंकि मसल्स तो मेजॉरिटी टाइम जो है वो यूज़ करेंगे ना, ब्रेन भी यूज़ करेंगे ग्लूकोज, ठीक। तो वो वहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है जिसका काम है ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि पीडीएच काइनेज और कैसे कैसे एक्टिव हो सकता है, पीडीएच काइनेज और कैसे एक्टिव हो सकता है। पीडीएच काइनेज तो समय भी एक्टिव हो सकता है कि जब, अब यहाँ पे हम लोग ने ये जो दिखाया जा रहा है ये एलोस्टेरिक रेगुलेशन, ये एलोस्टेरिक रेगुलेशन तो आप मसल और लीवर में भी देख सकते हैं। एलोस्टेरिक रेगुलेशन देखिए यहाँ पे है ना, पीडीएच काइनेज का ये एलोस्टेरिक रेगुलेशन दिखाया जा रहा है। कौन कौन सी चीजें हैं जो कि यानी कहने का सेंस ये एसिटिल कोएंजाइम ये बहुत ज्यादा बन गया है, तो जब बहुत ज्यादा बन गया है तो वो पीडीएच काइनेज को एक्टिव कर देगा। पीडीएच काइनेज एक्टिव होगा तो E1 जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, यानी पीडीएच इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ जो फॉस्फोराइलेशन दिखाया गया है ये PE1 यूनिट पर दिखाया गया है, ठीक है। अब हम लोग ऑपोजिट कंसिडरेशन ले लेते हैं। व्हेन यू आर इन वेल फेड स्टेज तो इंसुलिन रिलीज होगा, जब इंसुलिन रिलीज होगा तो आपका क्या रिलीज होगा, प्रोटीन फॉस्फेटेज एंजाइम एक्टिव होगा। ये जो PP1 याद होगा, जो PP1 है वो पीडीएच फॉस्फेटेज को एक्टिव कर देगा, ठीक। पीडीएच फॉस्फेटेज एक्टिव होगा तो पीडीएच फॉस्फेटेज जाके फॉस्फेट ग्रुप हटा देगा और इस एंजाइम को एक्टिव कर देगा। क्लियर? तो कहने का सेंस क्या हो गया, यानी और यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है बच्चों, ये एलोस्टेरिक रेगुलेशन दिखाया जा रहा है, ठीक। पीडीएच फॉस्फेटेजेस का ये एलोस्टेरिक रेगुलेशन है कि कोई मॉड्यूलेटर आके इसको एक्टिव कर रहे हैं, और इस साइड क्या दिखाया गया है, हार्मोनल रेगुलेशन। तो अब आप एक तो ये चीज़ है, ये आप प्रैक्टिस करना कर जाए। ये थोड़ा अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो एटलीस्ट कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में इतनी बात को ज़रूर याद रखें कि कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में पीडीएच काइनेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप लगा के पीडीएच को इनएक्टिव करता है, और पीडीएच फॉस्फेटेज जो है वो फॉस्फेट ग्रुप हटा के एक्टिव करता है। एटलीस्ट इतना तो पता ही होना चाहिए। फिर आप जब जितना ज़्यादा पढ़ेंगे तो ये भी आपको रिलेशन याद हो जाएगा किस तरीके से हार्मोनल और एलोस्टेरिक रेगुलेटर भी काइनेज और फॉस्फेटेज को एक्टिव या इनएक्टिव कर रहे हैं। तो हमने एक स्टेप और थोड़ा बढ़ के इनके भी रेगुलेशन को बता दिया है। कंफ्यूजन जनरेट होगा, ऑब्वियस सी बात है बच्चों। यहाँ पे ये देखिए एटीपी ज़्यादा बढ़ गया है, कहने का सेंस ये है आप लोगों का, अब इधर एटीपी बढ़ गया है, आपका कहने का सेंस ये है कि मैम पायरुवेट से जब एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा, ठीक है, और एटीपी अगर ऑलरेडी ज़्यादा है तो हमें तो ये पाथवे चाहिए नहीं, ठीक, ये होना नहीं चाहिए। तो यहाँ नेगेटिव साइन हमको रखनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो नेगेटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बात हो रही थी कि पीडीएच कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली मॉड्यूलेटर से, ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे एटीपी के रिलेशन में, पीडीएच डायरेक्टली ब्लॉक किया जा रहा है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है काइनेज की, यहाँ पे बात हो रही है काइनेज की। कहने का सेंस क्या है यहाँ पे, ध्यान से सुनिए, पायरुवेट एसिटिल कोएंजाइम ए, मैं से लिख दे रही हूँ पीडीएच, एटीपी ज़्यादा है तो जाके इसको ब्लॉक कर देगा, ओके, ठीक। दूसरी बात यहाँ पे अब समझिए, एक और रेगुलेशन बताया गया, ये क्या था, एलोस्टेरिक डायरेक्ट एलोस्टेरिक रेगुलेशन, ठीक है। फिर मैंने दूसरा क्या बताया, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। मैंने क्या बताया, एक एंजाइम है जिसका नाम है पीडीएच काइनेज। ये जो पीडीएच काइनेज है ये इसका काम होता है इस पे जाके फॉस्फेट ग्रुप लगा दे और ये ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। पर पीडीएच काइनेज को एक्टिव करने के लिए क्या करना होगा, अब आप बताइए पीडीएच काइनेज को पीडीएच पर कब फॉस्फेट ग्रुप लगाना चाहिए, पीडीएच काइनेज को पीडीएच पर कब फॉस्फेट ग्रुप लगाना चाहिए, जब एटीपी ज़्यादा हो, जब एसिटिल कोएंजाइम ए ज़्यादा हो, जब NADH ज़्यादा हो, तब लगाएगा, राइट। तो यानी एक तरह से इसके लिए क्या होंगे, पीडीएच काइनेज के लिए ये सब पॉजिटिव रेगुलेटर होंगे
कि मतलब भाई सेल में एटीपी बहुत ज़्यादा है, एसिटिल कोएंजाइम में बहुत ज़्यादा है, एनएडीएच बहुत ज़्यादा है, तो पीडीएच काइनेज क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जब ये एक्टिव होगा तो ये क्या करेगा, पीडीएच को ब्लॉक कर देगा कि भाई अब मत बनाओ, एसिटिल कोएंजाइम ए भी ज़्यादा है, एटीपी भी ज़्यादा है। पर इसके लिए ये सब क्या होंगे, फुल। तो यहाँ पे क्या है, एसिटिल कोएंजाइम ए, यहाँ डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली सारे प्रोडक्ट इसको बंद कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट पॉजिटिवली एक एंजाइम को एक्टिव कर रहे हैं, फिर वो जाके इस पे जाके फॉस्फेट ग्रुप लगा रहा है, ठीक। और हमने ये किया कि एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर जो है वो नॉर्मली हर सेल में वैसे ही बिहेव कर सकते हैं, बट हार्मोनल में हम लोग जब बात करते हैं थोड़ा लीवर को लेकर स्पेसिफिकली बात करते हैं।